हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग अभी देख रहे हैं 7th क्लास का ये हमारा SCERT का किताब है। लगभग 1-2 वीडियो होगा, आज लंबा वीडियो चलेगा, है ना। तो आप ही लोगों का डिमांड था कि थोड़ा ज़्यादा कराया जाए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा मटेरियल है, SCERT की किताब में भी इतना अच्छा मटेरियल है, आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। BPSC टीचर के लिए और BPSC जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी किताबें। तो हम लोग देखिए आते हैं मुग़ल साम्राज्य से संबंधित मूल बिंदु की बात करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। जितना भी हम लोगों ने मुग़ल साम्राज्य का पर्सनालिटी किया, व्यक्तित्व किया, उससे कहीं ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है इसमें पहला पॉइंट है गुरु अर्जुन देव, है। गुरु अर्जुन देव शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव शाहजहां के समकालीन थे। और गुरु अर्जुन देव जो है यह सिख गुरु है ना, यह सिख गुरु हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्रम बताइए तो क्या होगा। मैंने एक बार ट्रिक बताया था आप लोगों को, ना अंगद अमरा अर्जुन, है ना। ना अंगद, अंगद देख लीजिए, ना अंगद अमरा अर्जुन, अमरा अर्जुन, ना अंगद अमरा अर्जुन, हर हर हरि तेग गोविंद, हरि तेग गोविंद, है ना। आप लोग चाहें तो कॉपी में भी लिख लीजिए। प्रश्न पूछा जाता है कि पहला सिख गुरु कौन हो जाते हैं। हमने क्रम में अभी लिख दिया 1 से लेकर के 10 तक। चलिए हम लोग देख भी लेते हैं, और बहुत बार सवाल पूछा गया है BPSC के द्वारा। तो पहला गुरु जो है, क्योंकि यहाँ पे गुरु अर्जुन देव की जब चर्चा चला तो पूछा जा सकता है कि किस क्रम में है, कितने क्रम में है गुरु अर्जुन देव का जो स्थान है, कितने क्रम में हो जाता है। अगर आपने ये ट्रिक याद रखा तो हो सकता है आपको मतलब कोई भी प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ना अंगद अमरा अर्जुन, हर हर हरि तेग गोविंद, ये ट्रिक हो जाता है ना। हम लोगों ने खुद इसे ईजाद किया है। ना से क्या हो जाएगा, नानक हो जाएगा, है ना। नानक हो जाएगा ना से। अंगद तो अंगद देव हो जाते हैं, अंगद हो जाएंगे, है ना। और से क्या हो जाता है, अमरदास हो जाएंगे, अमरदास हो जाते हैं। ठीक है, अमरा। रा से क्या हो जाएगा, रामदास हो जाएंगे, है ना, रामदास हो जाएंगे। क्या हो गए, गुरु नानक हो जाएंगे, गुरु अंगद हो गए, गुरु अमरदास हो जाते हैं, गुरु रामदास हो जाते हैं। ना अंगद अमरा तक हम लोग आए। ठीक है, उसके बाद देखिए गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे, है ना। गुरु अर्जुन देव हो जाते हैं तो क्रम में देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5वां क्रम में 5वां गुरु होते हैं। सिख धर्म के 5वां गुरु अर्जुन देव है। उसके बाद यहाँ पे 6ठा जो है हरि किशन, है ना। उसके बाद हर राय, उसके बाद हर गोविंद। ठीक है, उसके बाद देखिए तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर हो जाते हैं, है ना। और अंतिम जो है गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, है ना, गोविंद सिंह हो जाते हैं अंतिम। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 और 10वें गुरु हो जाते हैं। ठीक है, अगर इतना याद रहा तो काफ़ी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखा जाए। आगे कहता है कि महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी, है ना। महेश दास यानी कि बीरबल की और अकबर की आपने बचपन में बहुत सारी कहानी पढ़ा होगा, है ना। तो यही कहा जा रहा है कि महेश दास को बीरबल की उपाधि दिया गया, और ये नौरत्न में शामिल थे अकबर के समय में, अकबर के दरबार में ये नौरत्न में शामिल थे और उस साम्राज्य की शोभा बढ़ा रहे थे। अगर हम लोग बात करें बीरबल के बारे में, तो बीरबल ने जो अकबर के द्वारा एक नई धर्म को ईजाद किया गया था, जो स्थापना किया गया था, उस धर्म को पहला हिंदू सम्राट था जिसने अकबर के बनाए गए धर्म को स्वीकार किया, और महेश दास थे, वो बीरबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी का पूछा गया किताब है।
बहुत बार बीपीएससी ने इसको पूछा हुआ है। बीपीएससी के द्वारा यह पूछा गया सवाल है कि पद्मावती का रचना किसने किया, तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी। और ये शेर शाह के दरबार में है ना, शेर शाह के दरबार में है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है, इनका किताब जो है, जो ग्रंथ है, बहुत ही फेमस है, पद्मावती भी बोलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों के 10वें गुरु कहा जाता है। इन्होंने, पूछा जाता है आपसे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, है ना। ये जो खालसा पंथ है, इसकी स्थापना बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना साहिब बिहार में हुआ था। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन्होंने ही ये बात कहा था कि हर सिख को 5 चीज़ें अपने पास रखना अनिवार्य है ना। वो हो जाता है केस, कंघा, कड़ा, जो हम लोग कभी कभी हम लोग पहनते हैं, केस, कड़ा, कच्छा, कृपान, कंघा, है ना। 5 हो गया, 1 2 3 4 5, है ना। सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि सिख कम से कम ये 5 चीज़ें अनिवार्य रूप से अपने पास रखेंगे। केस, कड़ा, कच्छा, कृपान और कंघा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। और शाहजहां ने ही लाल किला का भी निर्माण करवाया। और शाहजहां ने ही, आगरा जाएंगे तो ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहां के शासन काल को हम लोग स्थापत्य कला के स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, है ना, तो गुप्तों को भी हम लोग स्वर्ण यानी कि स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग शाहजहां के बारे में देखें तो शाहजहां ने, मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपना ये कह सकते हैं कि जड़ी और जो बहुत ही कीमती, जो आप हीरे मोती या जवाहरात की बात करते हैं, उन्होंने अपने ही सिंहासन में जड़वा रखी थी। और उस सिंहासन में उन्होंने कोहिनूर हीरा को भी लगाया था। नादिर शाह जो ईरान का आक्रमणकारी था, वो आता है यहाँ भारत में और लूट के चला जाता है। एक प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, बीपीएससी बहुत बार पूछा है। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया, लेकिन उस लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाई? ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां करवाता है, लेकिन लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराई जाती है ना। ये इम्पोर्टेंट है। अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र हो जाते हैं, है ना। अंतिम मुग़ल सम्राट जो हैं बहादुर शाह जफ़र हैं, जिनकी मृत्यु यंगून में हो जाती है। उनको भारत का मिट्टी नसीब नहीं होता, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसानों की उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए, इसे अकबर के राजस्व मंत्री तय करते थे, है ना। किसानों के उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए, इसका जो निर्धारण है अकबर के समय में जो राजस्व मंत्री होते थे वही करते थे। ठीक है, आगे देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। 7th क्लास के किताबों में जो सर्व शिक्षा समग्र जो किताबें हैं, इतना अच्छा मटेरियल दिया है, सोचिए। फिर भी हम लोग 1 लाइनर के पीछे पड़े रहते हैं। कुछ किताबें हैं, अगर समग्र रूप से अगर पढ़ लिया जाए तो कोई भी कंपटीशन जो है आसान हो जाता है, लेकिन हम लोग सटीक किताबें नहीं पढ़ पाते। हम लोग कहीं ना कहीं भ्रम में जीने लगते हैं, है ना। हर चीज़ जल्दी चाहिए। जादू का छड़ी यहाँ पे नहीं है। जादू की छड़ी भी लाइफ में काम नहीं आता, उसके लिए बहुत मेहनत वर्क करना पड़ता है। जो बहुत ही ज़्यादा समझिए कि हार्ड वर्क करते हैं, उन्हीं को सब कुछ मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पोलज किसे कहा जाता है? पोलज, तो जिस पर हर साल खेती होता है उसको हम लोग पोलज बोलते हैं, पोजल या पोलज बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ना। पर्ती किसे कहा जाता है? जिसमें 1 साल के अंतर पर खेती हो।
है ना। प्रत्येक साल अंतर करने के बाद जो खेती होता है उसको हम लोग परती बोलते हैं। उसके बाद देखिए चापर, ये जो शब्द है इस शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शब्द दिया जाता है आजकल एग्ज़ाम में, इसका मतलब क्या होता है ना, तो पूछा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये चापर जिसमें कुछ अंतराल पर बुआई होती है, बंजर लंबे समय तक बिना बुआई वाला ज़मीन को कहा जाता है ना। बंजर यानी कि लंबे समय तक बिना बुआई वाला जो ज़मीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चापर कहते हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, लोगों का आम जनजीवन। मुगल काल में लोगों का आम जनजीवन हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय में है। आपके पास अगर किताब होगा तो देखिएगा उसमें, है ना। लोगों का आम जनजीवन एक किताब है ना, जिसको हम लोग तुजुक-ए बाबरी कहते हैं। तुजुक-ए बाबरी, है ना। और ये तुर्क भाषा में ऐसा ही है, सॉरी आप देख लीजिएगा, कन्फर्म नहीं है ना, लेकिन तुर्की भाषा ही होगा। तुजुक-ए बाबरी, इसकी रचना बाबर ने किया था, है ना। इसकी रचना बाबर ने किया था, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पूछा जाता है। और तुजुक-ए बाबरी में ही भारत के लोगों के बारे में वर्णन किया गया, है ना। और यहाँ के बारे में ये कहा गया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान रहते हैं और सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। जिनके शरीर पे वस्त्र नहीं है वो नंगे हैं, अर्धनंगे हैं, बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई, ठीक है। तुजुक-ए बाबरी, ठीक है। तुजुक-ए बाबरी बाबर ने लिखा, किसान तथा निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते थे। इसके बाद लंगोट का वर्णन है जो पुरुष पहनते थे। महिलाओं की साड़ियों का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया। देखिए तुजुक-ए बाबरी में आपसे पूछा जा सकता है, पहले प्रश्न पूछा जा सकता था, है ना, और बहुत बार पूछा हुआ भी है कि तुजुक-ए बाबरी का रचना किसने किया, तो बाबर के द्वारा। लेकिन अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि तुजुक-ए बाबर ने इसमें क्या वर्णन किया। तो याद रखिएगा, इसमें किसान तथा निम्न वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा है। उन्होंने ये लिखा कि करीब करीब यहाँ के जो लोग हैं नंगे रहते थे। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष लंगोट पहनते थे और भारत की जो महिलाएं थी वो साड़ी पहनती थी। इसका वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट है, ये हो जाता है सुलह-ए-कुल, है ना। सुलह-ए-कुल क्या है? सुलह-ए-कुल अकबर द्वारा भारत में अपनाई गई धार्मिक नीति, जिसमें सभी धर्म के मानने वालों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया गया। धार्मिक आस्था का स्तर पर कोई अंतर नहीं, इसलिए सुलह-ए-कुल होता है। सुलह-ए-कुल की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया। जिस तरीके से आप देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक सम्राट ने धम्म नीति चलाई थी। धम्म नीति, एक बार मेरा इंटरव्यू बीपीएससी ले रहा था, तो बीपीएससी के इंटरव्यू में हम लोग गए थे, तो उसमें यही सवाल दोनों एक ही बार पूछा गया, अशोक सम्राट का धम्म नीति क्या है। एक ही लाइन में जवाब देना था तो नैतिक आचार संहिता हो जाता है ना। फिर उसके बाद पूछा गया सुलह-ए-कुल क्या है, ठीक है। तो देखिए सुलह-ए-कुल से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अकबर द्वारा भारत में अपनाई गई धार्मिक नीति, जिसमें सभी धर्म के मानने वालों के साथ क्या है, सहिष्णुता। कहने का मतलब है करुणा। करुणा का जो भाव होता है सभी लोगों के मन में नहीं होता। करुणा सभी लोगों में पैदा नहीं होता, करुणा किसी खास लोगों में पैदा होता है। लेकिन जब आपसे कहा जाता है, क्योंकि जब आप टारगेट बीपीएससी का करते हैं, जब आप टारगेट यूपीएससी का करते हैं, तो बीपीएससी और यूपीएससी का तैयारी करते समय ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आपके अंदर भी आ जाता है ना। करुणा, सहिष्णुता, भातृत्व, ये सारा चीज़ें आपके अंदर आने लगता है और धीरे धीरे आप परिपक्व हो जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, अगर आपको दुनिया की मतलब कंपटीशन की चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो एक बार ज़रूर यूपीएससी की तैयारी करिएगा। पीटी से कुछ नहीं होता, मेंस की तैयारी करके देखिएगा, तब आपको लगेगा, तब आपका जो बुद्धि है ना, विकसित होगा। आपका जो दृष्टिकोण है बहुत व्यापक हो जाता है। तो ये हो जाता है सुलह-ए-कुल। क्या है? सुलह-ए-कुल में
सभी धर्म के मानने वालों के बीच में सहिष्णुता का व्यवहार किया है, यानी कि धार्मिक आस्था के स्तर पर कोई अंतर नहीं है। ठीक है। और ये सुलह कुल किससे संबंधित है? अकबर से। अकबर ने एक नए धर्म का इजाद उन्होंने किया था, जिसको सुलह कुल कहते हैं ना। शाहजहां 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद क्या किया? गद्दी पर बैठा, है ना। औरंगजेब के बारे में आप पढ़ते होंगे, औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया, है ना। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। शाहजहां ने दारा शिकोह, है ना, दारा शिकोह। देखिए, मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी दारा शिकोह था। शाहजहां अपने बड़े पुत्र यानी कि दारा शिकोह को सबसे ज़्यादा मानता था। देखिए, विद्वता योग्यता को कोई भी आदमी प्रणाम करता है, कोई भी आदमी पूछता है, यही चीज़ें था। लेकिन जितने भी लोग सबसे ज़्यादा विद्वान हुए वो लोग भारतीय इतिहास में, है ना, भारतीय इतिहास में दब गए। और उनकी जो नीतियाँ थीं वो भारतीय इतिहास कभी उजागर ठीक से नहीं कर पाती, बल्कि इतिहास जो है, क्योंकि वहाँ समकालीन जो उनके जो सम्राट थे उनके साथ उनको हारना पड़ा, क्योंकि वैसी जो षड्यंत्र था वो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा, जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, है ना। और वही चीज़ होता है दारा के साथ। और इस समय औरंगजेब क्या होता है? औरंगजेब छल कपट यानी कि सारी नीति अपना करके दारा को क्या करता है? हराता है। उसके बाद गद्दी को धारण करता है, गद्दी पे बैठता है। औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की और इसके तहत 1663 ईस्वी में अहोम राज्य यानी कि असम को अपने अधीन कर लिया, है ना। ये पूछा जाता है आपसे कि असम को कब इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाई थी, तो 1663 हो जाता है। किसने? औरंगजेब ने। जितने भी मुग़ल साम्राज्य हैं उन मुग़ल पर्सनालिटी में औरंगजेब का जो व्यक्तित्व है बहुत अलग तरीके से है। कभी कभी आप देखिएगा, जैसे कभी कभी राजनीति जो पार्टियां हैं, अभी खास करके उत्तर प्रदेश में, तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जाता है। हम लोग वहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बात ये बताते हैं कि जो व्यक्तित्व है ना, और ये व्यक्तित्व है राजनीतिक रूप से पीड़ित है। कहने का मतलब है कि औरंगजेब एक हिंदू माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक लड़का था, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा काम शरीयत और इस्लामिक नीतियों के अनुसार किया। क्योंकि टर्म ऑफ कंडीशन अगर आप देखेंगे तो उस समय अगर वो नहीं ऐसा करता, है ना, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके लोग ही उसका दुश्मन बन जाते। वजह ये था, अगर इतिहास में आप बारीकियों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आया। अगर देखा जाए तो औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सबसे ज़्यादा विस्तार किया। मुग़ल साम्राज्य में जितने भी लोग गद्दी पे बैठे उनमें सभी लोगों में सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार औरंगजेब के द्वारा किया गया। और इसी औरंगजेब के समय में हिंदू राजाओं की और हिंदू जो प्रांतों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग इसी औरंगजेब के समय में काम करते थे, सरकारी सेवा में थे। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हो जाती है। ये भी सवाल है जो पूछा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा। देखिए, इन सभी का PDF हम ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, है ना। तो टेलीग्राम पे आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप देखिएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ठीक है, और वहाँ से आपका इसका PDF मिल जाएगा। तो परेशान मत होइए, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे PDF का। तो PDF से कहीं ज़्यादा हम आपको बताते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं, है ना, ताकि ये आप ज़रूर कंप्लीट करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। देखिए, औरंगजेब के समय में शिवाजी होते हैं समकालीन इनके। तो शिवाजी जो मराठा है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने क्या किया? आक्रमण किया। 1739 में आक्रमणकारी था नादिर शाह, है ना, जो लुटेरा था। वो लूटते हुए आपके भारत पहुंचता है यहाँ पे, और यहाँ 1739 ईस्वी में, ठीक है,
भारत पहुंचता है दिल्ली में, और इसी समय पूछा गया सवाल है कि भारत पे कौन ऐसा मुग़ल बादशाह था, है ना। तो इसका नाम है मुहम्मद शाह, है ना। इनका नाम है मुहम्मद शाह है, जिसको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, है ना। इसको हम लोग रंगीला, ये भी सवाल पूछा गया है, इसको हम लोग रंगीला बादशाह कहते हैं। रंगीला बादशाह के नाम से हम लोग जानते हैं किसको, मुहम्मद शाह को। और ये 1739 में जब दिल्ली में आई, तो दिल्ली में आने के बाद लगभग 7 दिनों तक कत्लेआम किया, है ना। दिल्ली के तहस नहस कर दिया, और नादिर शाह अपने साथ शाहजहां द्वारा बनवाया गया कौन सा, मयूर सिंहासन यानी तख्ते हाउस, है ना, तख्ते ताउश यानी कि मयूर सिंहासन, और उसमें लगा कोहिनूर हीरा भी ले गया, है ना, कोहिनूर हीरा भी ले गया। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किया। देखिए 1739 में एक चीज़ था, आप पढ़े होंगे, एक फिल्म भी देखे होंगे, बाजीराव मस्तानी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि नादिर शाह को किसी ने बताया था, नादिर शाह को किसी ने बताया था कि जो मराठा जो पेशवा है बहुत ही ताकतवर है, अगर वो कहीं गलती से अगर दिल्ली में आ गया, है ना, तो फिर नादिर शाह को बचाना बहुत मुश्किल होगा। नादिर शाह ने पेशवा को कभी देखा नहीं था, लेकिन अपने चित्रकार को बोला कि उसका फ़ोटो हमको दिखाओ। तो सोचिए, उसका फ़ोटो देख करके, उसका चित्र देख करके नादिर शाह ने कहा कि जितना जल्दी हो सके दिल्ली को खाली करो, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे, है ना। तो पेशवा इतना शक्तिशाली था, हालांकि पेशवा ने शिवाजी को राज्य को हड़पा था, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है। और अकबर मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। कभी कभी कोई एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ना। तो देखिए मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक होता है, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक तो बाबर ही है ना, बाबर है। लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की बात आती है, वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो अकबर हो जाता है। देखिए बाबर के समय में और हुमायूं के समय में मुग़ल साम्राज्य सुदृढ़ अवस्था में नहीं थी, सुदृढ़ और बहुत मजबूत बनाया अकबर ने, और इसके लिए अकबर को राजपूत नीति और बहुत सारी नीतियां लागू करनी पड़ती हैं। आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि उनको बात ये पता था कि पिता और पितामह की वजह से मुग़ल क्या हुआ, मुग़ल जो समझिए कि जो बादशाह थे, जैसे बाबर को देखें या हुमायूं को देख सकते हैं, अकबर को ये बात पता था कि अगर राजपूतों का सहयोग अगर ना मिला तो फिर जो हाल हमारे पिता का हुआ है वही हाल हमारा भी हो जाएगा। इसलिए अकबर का राजपूत नीति अलग से पढ़ने को मिलता है ना। और सारे लोगों को साथ में मिला कर के उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ही मजबूत बनाया। इसीलिए अकबर को मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। चलिए अगला हम देखते हैं मनसबदारी, है ना। मनसबदारी क्या है, तो मनसबदारी देखेंगे मुग़ल काल में प्रचलित एक प्रशासन प्रणाली थी, है ना। मुग़ल काल में प्रचलित एक क्या है, प्रशासन व्यवस्था था, जो हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, है ना। चलिए ये देखते हैं मनसबदारी मुग़ल काल में प्रचलित एक प्रशासन प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। देखिए मनसबदारी किसने प्रारंभ किया, यह सवाल पूछा हुआ है। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया, तो ये आपका अकबर हो जाएगा। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा स्टार्ट हुआ था। और देखिए मनसब जो होता है समझिए कि पद हो जाएगा। जैसे मानते हैं कि आप यूपीएससी दिए और यूपीएससी में आपका कोई मित्र अगर फाइट करके आईएएस बन जाता है, और कोई आपका मित्र है ना, जो बीपीएससी कंप्लीट करके एसटीएम बन जाता है, तो दोनों का जो रैंक है ना उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा अंतर दिख रहा है। तो वही अंतर यहाँ पे कहा, जिसके पास जितनी मनसब होगी वो उतना ही क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। इसलिए अकबर ने इस प्रणाली का, इस व्यवस्था का इजाद किया था, जिसको हम लोग मनसबदारी कहते हैं। और यह प्रशासन प्रणाली थी जिसका स्थापना अकबर के द्वारा ही किया गया। अकबर से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। मनसब मूलतः जो है, मनसब की अगर बात करें तो मूलतः अरबी शब्द है, अरबी याद रखिए, बहुत भी आई है, अरबी शब्द हो जाता है मूलतः, है ना। और यहाँ पे देखिएगा ये पद रैंक, पद रैंक प्रशासकीय यानी कि शासकीय अधिकारियों तथा सेनापति का पद जो है निर्धारित करता था, है ना। क्या पद या रैंक की बात करें,
जैसे हम लोग देखते हैं ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस तरीके से जो क्रम है उसी तरीके से ये रैंक भी वहाँ पे निर्धारित करता था या मनसबदारी प्रथा में, है ना। कहा जा रहा है कि मनसब मूलतः क्या है, अरबी शब्द है ना। सेनापतियों का पद जो है निर्धारित करता था और सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित ही जो अलग अलग हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए और डिटेल्स में आप चाहते हैं, जैसे NCERT और ACERT दोनों को मिक्स जो है वो क्लास हमारा चल रहा है, आप वहाँ से भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ SCERT है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे NCERT और ACERT दोनों का मिक्सिंग है, आप वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अध्याय 5, है ना। अध्याय 5 में हम लोग देखेंगे, 5वां है शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले और धार्मिक स्थल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है। अधिकतर प्रश्न आपको स्थापत्य कला से, मंदिर कला, चित्रकला से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ मौजूद थी, है ना। 3 शैलियाँ क्या थी, मौजूद थी, जो आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे हम लोग भारत को अगर देखें, मैप में देखिएगा भारत को, है ना, तो इस तरीके से अगर देखा जाए हम लोग भारत को अगर मैप में देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखिएगा इसके बीच बीच एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, है ना। भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा, है ना। आप मान लीजिए, और कर्क रेखा के नीचे के जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग दक्षिण भारत कहते हैं, है ना, दक्षिण भारत कहते हैं। और यही दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली जो है ना, द्रविड़ शैली जो मंदिर कला की एक शैली है, यह विकसित हुआ, द्रविड़ शैली। ठीक है, और इसका इजाद करने वाला चोल ही था, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो मंदिर कला की शैली का इजाद हुआ, जो निर्माण हुआ, उसको हम लोग द्रविड़ शैली कहते हैं, है ना। और देखिए ये हो जाता है हमारे, यानी कि कर्क रेखा के उत्तर में जब हम जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नागर शैली, है ना। इसको हम लोग नागर शैली बोलते हैं। यानी कि उत्तर भारत में जो मंदिर का निर्माण हो रहा था, जिस शैली का निर्माण हो रहा था, उसको हम लोग नागर शैली कहते हैं। उत्तर भारत में पूछा गया सवाल है कि उत्तर भारत में कौन सी शैली में मूर्तियाँ या मंदिर बनाई गई है, और दक्षिण भारत में जो मंदिर का निर्माण हुआ उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो जाएगा, नागर शैली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में, इसके मध्य की बात करें तो इसके बीच में दोनों का जो स्वरूप है, दोनों का जो मिक्सिंग है दिखता है ना, नागर शैली का और द्रविड़ शैली का सम्मिश्रण जो दिखता है उसको हम लोग बेसर शैली बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग बेसर शैली बोलते हैं। और इस तरीके से मंदिर निर्माण की जो शैली है 3 प्रकार की हो जाती है ना। एक द्रविड़ शैली, दूसरा नागर शैली और तीसरा हमारा बेसर शैली हो जाता है, जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। द्रविड़ शैली को विमान शैली भी कहा जाता है ना, द्रविड़ शैली को विमान शैली भी हम लोग कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़े, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए नागर शैली, नागर शैली का प्रचलन जो है हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आगे हम लोग इसको करें, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे कहता है कि नागर शैली जो है ना, नागर शैली का प्रचलन जो है हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है ना। जैसे आप पर्वत श्रेणियाँ अगर करेंगे, पहाड़ पठार करेंगे, तब जा कर के आपको, अगर आप पहले से पढ़े हैं तब तो ठीक है, आप समझ गए होंगे, है ना। तो ज्योग्राफी में भी अगर जब बात आएगी तो हम वहाँ पे बताए हुए हैं, है ना, वहाँ पे भी पूरा समझिए कि मैप के अनुसार भी वहाँ पे आपको बताया गया है। तो देखिए कहता है नागर शैली जो है हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच के धरती में यह पाया गया। उसके बाद द्रविड़ शैली की बात करें जो दक्षिण भारत में है, कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में है ना, कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि में अपनाई गई। और बेसर शैली की बात करें तो बेसर शैली विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश से संबंध रखती है ना। अगर इसको हम लोग मैप में देखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए हम लोग देख भी लेते हैं। हिमालय और विंध्य की बात करें तो देखिएगा, हम लोगों ने सबसे पहले ये किया था, ये दक्षिण भारत हो जाता है ना, और ये हमारा
ये उत्तर भारत हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हिमालय का क्षेत्र यहाँ पे आएगा, हिमालय, ठीक है, ये हिमालय आ जाएगा, है ना। और ये विंध्य का जो पर्वत आपको दिखता है, इस दोनों के बीच में हमने कहा था कि उत्तर जो भारत है उसमें कौन सा शैली आता है, तो उत्तर भारत में नागर शैली हो जाता है। और यही कहता है कहाँ, हिमालय से लेकर के कहाँ तक, तो विंध्य की पहाड़ी तक, विंध्य पहाड़ी तक, है ना। और देखिए विंध्य पहाड़ी से लेकर के यहाँ पे कहता है कृष्णा तक कौन सा है, तो बेसर शैली हो जाएगा, है ना। कहाँ तक, कृष्णा तक। और कृष्णा से कावेरी जब आते हैं दक्षिण में, कृष्णा से कावेरी, वो आपका द्रविड़ शैली हो जाता है। बस इतना तो याद रहेगा आपको, आप मिस नहीं कर पाएंगे, हमको उम्मीद है कि आप मिस नहीं कर पाएंगे, है ना। अब देखिएगा आगे हम लोग देखें, कहता है यहाँ पे कि नागर शैली वर्गाकार आधार पर निर्मित होती है ना, वर्गाकार, ठीक है। आकार भी देखिए, नागर शैली जो है वर्ग के आकार पर निर्मित होता है और द्रविड़ शैली की मंदिर जो है आयताकार आधार पर निर्मित होती है। दोनों को याद रखिएगा। नागर शैली का जो आकार की अगर बात करें हम लोग, है ना, तो वर्ग का आकार का हो जाता है नागर शैली, और द्रविड़ शैली की अगर बात करें तो यह आयताकार आधार पर क्या होता है, निर्मित होता है। आयताकार आधार पर आपको क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत में जो मंदिर का निर्माण होता है, जिस शैली को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रविड़ शैली बोलते हैं, है ना, इसमें मंदिर जो है आयताकार बनाई जाती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे नागर शैली से, ठीक है, नागर शैली से निर्मित मंदिर के शीर्ष पर्वत समान होते हैं, है ना। और द्रविड़ शैली से बने मंदिर के शिखर जो है पिरामिड या प्रिज्म आकार के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मिस्र का जो पिरामिड है ना, उसको आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी टाइप से। यानी कि द्रविड़ शैली से बने मंदिर के जो शिखर हैं वो पिरामिड या प्रिज्म के आकार के होते हैं, और नागर शैली से जो निर्मित मंदिर के जो शीर्ष हैं वो पर्वत समान होते हैं, पर्वत समान, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे ये जो प्रश्न है आपके लिए, ये जो पॉइंट है बहुत बीबीआई है, बहुत बीबीआई, इसे याद रखिएगा। दशावतार मंदिर देवगढ़ में पूछा गया है बहुत बार कि दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में बनाई गई, और देवगढ़ कहाँ, उत्तर प्रदेश में, इसका निर्माण किसने करवाया, है ना, इसका निर्माण किसने करवाया, तो राजा मिहिर भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सा मंदिर है, दशावतार मंदिर, है ना। दशावतार मंदिर का निर्माण मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया। और दशावतार जो मंदिर है कहाँ पे है, देवगढ़ में है। और देवगढ़ कहाँ पे है ना, देवगढ़, देवघर नहीं, देवगढ़, है ना, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, है ना। अगला हम लोग देखेंगे तेली मंदिर है, क्या है, तेली मंदिर, है ना, देख रहे हैं तेली मंदिर। तेली मंदिर का निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया, है ना। तेली मंदिर का भी निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया। और यही जो तेली मंदिर है ये ग्वालियर में है। कहाँ पे, ग्वालियर में है तेली मंदिर, है ना। आगे देखेंगे तेली मंदिर का जो शिखर है द्रविड़ शैली से निर्मित है। और जब हम लोगों ने ये कहा कि द्रविड़ शैली का जो शिखर है कैसा है, तो आयताकार हो जाएगा, है ना, आयताकार हो जाता है, ठीक है, आयताकार हो जाएगा। और जब यहाँ पे नागर शैली की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, पर्वत नुमा हो जाता है ना। तो तेली मंदिर का जो शिखर है द्रविड़ शैली से निर्मित है, और तेली मंदिर का जो निर्माण है किसने किया, राजा मिहिर भोज ने करवाया, है ना। और ये कहाँ पे है तेली मंदिर, तो ग्वालियर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे जगन्नाथ मंदिर। और ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है बीपीएससी में, इतना आपको रटना होगा, याद करना पड़ेगा, बहुत बार सवाल पूछा गया है। अगर हम लोग देखें तो मुग़ल साम्राज्य के जो पर्सनालिटी हैं उतना प्रश्न नहीं बनाया जाता जितना ये सबसे विविध जो है बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। प्रशासन पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा, राजनीति पूछा जाएगा, सामाजिक व्यवहार पूछा जाएगा, आर्ट कल्चर पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा, है ना। उसी में हम लोग ये पढ़ रहे हैं और बहुत ही वीवीआई है। अगर हम लोग मेडिवल इंडिया देखेंगे तो मेडिवल इंडिया में दो अगर हम लोग टॉपिक पढ़ लें, जैसे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल, तो यहाँ से ही सबसे ज़्यादा सवाल बनाए गए हैं और पूछा भी जाता है सबसे ज़्यादा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं जगन्नाथ मंदिर पूछा गया है किस शैली में निर्मित है।
जगन्नाथ मंदिर जो है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी कहाँ है? उड़ीसा में, है ना। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है किस शैली में है? तो नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली में। बहुत बार ये सवाल पूछा गया कि जगन्नाथ मंदिर पुरी का जो उड़ीसा में अवस्थित है किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में हो जाता है। एक जो ये दशावतार मंदिर आप देख रहे हैं, बीपीएससी ने बहुत बार पूछा, दशावतार मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। और किसने करवाया? तो मिहिर भोज ने कराई थी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर का भी निर्माण जो मध्य प्रदेश ग्वालियर में है ना, इसका निर्माण भी नागर शैली में हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जो ग्वालियर है, खजुराहो मंदिर का निर्माण होता है और यह भी नागर शैली में ही निर्मित होता है। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जो बहुत ही VVI है ना। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है जो कलिंग शैली से निर्मित है ना। कहाँ का? तो लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है ना, किस शैली में है? तो कलिंग शैली में यह मंदिर का निर्माण हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, गर्भगृह। मंदिर के केंद्रीय भाग में मूर्ति स्थापित जहाँ होता है उसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ना, बहुत बार आप टीवी में देखे होंगे, बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, गर्भगृह, है ना। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर जो है द्रविड़ शैली से बना है और यह मदुरै में स्थित है ना। यह मदुरै में स्थित है। पूछा जाएगा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? तो द्रविड़ शैली में होता है। और कहाँ पे स्थित है? तो मदुरै में स्थित हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिर द्रविड़ शैली से विकसित है। दक्षिण भारत की जितने भी मंदिर का निर्माण हुआ वह किस शैली में पूछा जाएगा? तो द्रविड़ शैली में हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। पूछा गया सवाल है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो तंजौर में हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? तो ये आपका द्रविड़ शैली हो जाता है ना। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कलिंग शैली से निर्मित है। कहाँ का? कोणार्क का सूर्य मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना। और यहाँ पे देखेंगे आप हमारे बिहार में भी एक मंदिर है ना, देव सूर्य मंदिर, है ना। देव का सूर्य मंदिर जो है ना। और ये आपको बिहार के औरंगाबाद में है ना, औरंगाबाद में। और एक और भी औरंगाबाद है, वो मुंबई में आपको पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत, बिहार से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। बिहार में तुर्क काल की सबसे, है ना, महत्वपूर्ण इमारत जो है बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है ना। मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है और ये सूफी संत थे, है ना। 1353 में इसका निर्माण किया गया था। एक बार और देखिए, बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण जो इमारत है बिहार शरीफ में स्थित है, बिहार शरीफ में, है ना। और ये मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा हो जाता है। ठीक है, सूफी संत मलिक इब्राहिम। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ जाएं, इसको बढ़ाया जाए। चलिए, तुर्की की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। तुर्की की जो भव्य इमारत है क्या है? कुतुब मीनार है। इसका निर्माण कहाँ किया गया? दिल्ली में करवाया गया। इसका निर्माण कहाँ है? तो दिल्ली में करवाया जाता है इसका निर्माण। ठीक है, और इसके संस्थापक यानी कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया जाता है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और देखिए, सूफी संत जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, किससे प्रेरणा लेकर के कुतुब मीनार का निर्माण करवाया? तो उस समय सूफी संत थे जिनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से प्रभावित होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसकी ऊंचाई 71.4 मीटर हो जाता है। इसकी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। ठीक है, और अगली 3 मंजिल का जो निर्माण है
अगले 3 मंजिल का जो निर्माण है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है ना। यहाँ पे देखेंगे इसका जो मीनार है, मीनार का शीर्ष जो है, सबसे जो ऊंचा पार्ट था, वो वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया, है ना। बाद में मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया इसका, और इसमें एक मंजिल और जोड़ दिया। इस तरीके से कुतुब मीनार में, है ना, कुतुब मीनार में 3 सुल्तानों का योगदान देखा जाता है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का, और दूसरा इल्तुतमिश का, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुतुब मीनार का जो निर्माण है लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर का निर्माण संगमरमर से हुआ। पूछा गया सवाल है, ये पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए ये जो टॉपिक, ये पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। कुतुब मीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के द्वारा हुआ, है ना। और ये जो शैली थी इस्लाम शैली का इस्तेमाल किया गया था इसमें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको बढ़ाएं। आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। चलिए एक और भी पॉइंट है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। मेहराब जो पद्धति है, मेहराब, ये पूछा गया सवाल है बीपीएससी के द्वारा। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और मिलते कहाँ पे हैं, तो 7वां, 6ठा, 8वां के एनसीईआरटी की किताबें या समग्र शिक्षा अभियान की किताबों में ये सब चीज़ें मिलता है। अगर वन लाइनर आप पढ़ते हैं, जैसे लुसेंट टाइप की किताबें पढ़ते हैं, तो आप उससे आपकी कुछ भला होने को नहीं है, क्योंकि बीपीएससी में जो अतुल प्रसाद थे उन्होंने खुद किताबें देखी होगी और उन्होंने ये कहा था कि अब यहाँ से एक भी सवाल लड़ने वाला नहीं है, अब आपको गहराई तक पढ़ना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको किताबों का अध्ययन करके आना होगा, नहीं तो भरने वाले फॉर्म जो है, आपके टीचर के फॉर्म जो भरने वाले हैं, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, है ना, मध्य प्रदेश हो जाएंगे, राजस्थान हो जाते हैं, झारखंड हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। मेरे यहाँ जो स्टूडेंट है उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के हैं, और वो लोग की तैयारी ज़बरदस्त है, बढ़िया तैयारी है, बहुत अच्छा लगता है ना। उसके बाद झारखंड भी हो जाते हैं। तो इसीलिए तैयारी ऐसे करिए सटे किताबों से, ताकि आपका जो लेवल है मैच करे बीपीएससी से, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेहराब जो है, मेहराब वैज्ञानिक विधि पर पहली बार प्रयोग किया गया, है ना। और प्रयोग कहाँ पे किया गया, तो अलाई दरवाज़ा को बनाने में किया गया था। मेहराब वैज्ञानिक विधि जो है इसका प्रयोग किया गया, है ना। मेहराब वैज्ञानिक विधि पर पहली बार प्रयोग कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार, पूछा जा सकता है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कौन है, अलाई दरवाज़ा, है ना, अलाई दरवाजे में इसका प्रयोग किया गया। आगे देखिए, बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा, है ना, क्या है, बिहार शरीफ में स्थित कौन सा है। देखिए पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है कि तेलहड़ा का मस्जिद कहाँ पे है ना, जैसे पत्थर का मस्जिद पूछा गया है। और जो लोग पटना में होंगे उनको पता होगा कि पत्थर का मस्जिद कहाँ है ना, पूछा गया सवाल है कि पत्थर का मस्जिद बताइए कहाँ पे है। तो इसी तरह बिहार शरीफ में कौन कौन है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा हो जाता है, याद रखिए। तेलहड़ा का मस्जिद भी हो जाता है बिहार शरीफ में, है ना। और बेगू हजाम की मस्जिद भी है जो तुर्क अफगान शैली से निर्मित है। बेगू हजाम की मस्जिद, है ना, ये भी कहाँ पे है, बिहार शरीफ में है। जो पूछा जाएगा आपसे, बिहार शरीफ में जो मंदिर है ना, मस्जिद जो बनाई गई, जो मकबरा है, उसको भी याद रखिए, बहुत बीबीआई है आपके लिए। बीपीएससी में ये पूछा गया है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है। ऑप्शन में आपको देगा पटना, बिहार शरीफ, है ना, गया, औरंगाबाद, इस तरह दे देगा। फिर पता चला कि अगर बिहार शरीफ याद नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए तेलहड़ा का मस्जिद कहाँ है, तेलहड़ा का मस्जिद तो बिहार शरीफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेगू हजाम की मस्जिद जो है, जो तुर्क अफगान शैली में इसका निर्माण हुआ था, यह कहाँ स्थित है, तो बिहार शरीफ हो जाएगा, है ना। अगला हम लोग देखते हैं अटाला मस्जिद कहाँ पे, जौनपुर में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में। ठीक है, 2-3 बार रिपीट हम इसलिए करें ताकि आपके दिमाग में, अगर अच्छा से हमें देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना, तो ज़रूर दिमाग में जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए कुछ देर के लिए, है ना, ज़्यादा हम सीरियस नहीं बोलेंगे, और भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित कौन सा, मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि बिहार में
तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कहाँ बनाई गई? तो बिहार शरीफ में है। किसका इमारत है? मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा हो जाता है ना। 1353 में दिल्ली के तुगलक शैली का प्रभाव है ना किस पे पड़ता है? तो देखिए, तुगलक शासक गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में यह तुगलक शैली का प्रभाव दिखता है यहाँ पे, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे मलिक इब्राहिम प्रसिद्ध सूफी संत थे, है ना। मलिक इब्राहिम जिसको हम लोग मलिक बया भी बोलते हैं, है ना। मलिक इब्राहिम क्या है? सूफी संत हैं। बिहार आपके सूफी संत का भी केंद्र रहा है, बिहार आपका बौद्ध का भी केंद्र रहा है, बिहार आपका जैन का भी केंद्र रहा है, और बिहार आपका सिख धर्म का भी केंद्र रहा है। उसी तरह बिहार आपका सूफी संतों का भी केंद्र रहा है ना। इस मकबरे का निर्माण उनके लड़के सैयद दाऊद द्वारा किया गया, है ना। पूछा जा सकता है आपसे, मलिक इब्राहिम जो सूफी संत हैं, इनका मकबरे का निर्माण इनके लड़के सैयद दाऊद के द्वारा किया गया। सैयद दाऊद, ठीक है, मुझे लगता है याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कमेंट्स भी करिए, अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट्स पढ़ के, है ना। और डिमांड का भी पता चलता है, उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। क्या आपका भी ख्याल रखना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि अच्छा से तैयारी करिए, ताकि एक ही बार में अगर आप चाहते हैं कंप्लीट करने के लिए तो मेहनत 10 से 12 घंटा करिए, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। आगे हम लोग देखेंगे मुगल काल का आरंभिक रूप बागों के निर्माण में दिखता है ना। मुगल काल कला का, है ना, ये जो आर्ट कल्चर अगर देखेंगे तो मुगल कला जो है बहुत ही ज़्यादा विकसित अवस्था में रहा है ना। मुगल कला का आरंभिक जो रूप है बागों के निर्माण में दिखता है, और बाबर जो है इसका शुरुआत करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग देखेंगे, कभी कभी आप देखते हैं चाचा नेहरू के जन्मदिन पे हम लोग गुलाब का फूल ले जाते हैं, तो चाचा नेहरू को गुलाब से बहुत ज़्यादा प्रेम था। गुलाब क्या चीज़ का प्रतीक है, इस चीज़ को आप शायद समझते होंगे, है ना। तो ये देखिएगा, जहाँ तक यहाँ पे देखेंगे बागों के निर्माण में, बाग बगीचा का यह एक कला है, एक ये आपके अंदर से जो रूमानी जो चीज़ें हैं वो निकलती है। अगर हम लोग देखिए भारत में, तो भारत में एक शख्स थे, दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि बाग बगीचा का बहुत ज़्यादा वो, मतलब उनसे इश्क था, उन्हें बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखते थे। जिस तरीके से देखिएगा यहाँ पे मुग़ल कला का जो प्रारंभ होता है वो बागों के अलग अलग डिज़ाइन जो आप दिल्ली में अगर जाएंगे तो दिखेगा, है ना। और बहुत सारे जो राष्ट्रीय नेता हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिसमें बहुत बढ़िया से रख रखाव करने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, और ये जो सवाल है आपका पूछा जाता है, एतमादुद्दौला के मकबरा में पहली बार पिटराडूरा का, है ना, पिटराडूरा, ठीक है, पिटराडूरा लिखा है, टाइपिंग में थोड़ा सा है, पिटराडूरा का, है ना, प्रयोग किया गया है। किसमें? एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला जो है यह नूरजहाँ के फादर रहते हैं, और उनके मृत्यु के बाद नूरजहाँ जो है, जिनको हम लोग मेहरुनिसा कहते हैं, और यही नूरजहाँ जो है जहांगीर की वाइफ बनती हैं, और इन्होंने ही इनका मकबरा का निर्माण किया था। और इसी मकबरा में पहली बार पिटराडूरा का इस्तेमाल किया गया है, और ये सवाल पूछा जाता है ना। पूछा जाएगा कि पिटराडूरा का प्रयोग, सबसे पहला जो प्रयोग है किसके मकबरे में किया गया? तो यही एतमादुद्दौला का मकबरा है, इसी में किया जाता है, जिसका निर्माण मेहरुनिसा ने करवाया था, है ना, नूरजहाँ ने करवाया था। उन्हीं का नाम है, मेहरुनिसा को नूरजहाँ भी कहा जाता है ना। और तथा रंगीन पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया, है ना। अगला देखिए, कहता है शाहजहाँ ने दिल्ली में शाहजहाँबाद नामक नवीन नगर की स्थापना किया, है ना। देखिए, शाहजहाँ ने दिल्ली में शाहजहाँबाद नामक नवीन नगर की स्थापना किया, और 1638 ईस्वी में प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का भी निर्माण किया, है ना। एक चीज़ और भी देखिएगा, एक जगह है दिल्ली में ही निर्माण किया गया अकबर के द्वारा, जिसका नाम है शैतानपुरी, क्योंकि वहाँ पे वेश्याओं के रहने के लिए एक अलग से उन्होंने एक मोहल्ला ही डेवलप करवाई थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद, और ये जो सवाल है पूछा जाता है, बहुत बेबी आई है,
औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं पत्नी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। औरंगजेब ने लाल किला में, पूछा जा सकता है, लाल किला का निर्माण जो दिल्ली में हुआ शाहजहां के द्वारा हुआ, लेकिन उसी लाल किला में मोती मस्जिद का जो निर्माण है ना, वो औरंगजेब के द्वारा होता है, औरंगजेब के द्वारा होता है। लेकिन आगरा में जो मोती मस्जिद का निर्माण होता है उसे शाहजहां के द्वारा बनाया जाता है। अब चीज़ें समझ में आ गया होगा। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। लेकिन दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां करवाता है, और उसी दिल्ली में जो लाल किला है उसके अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण होता है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाई जाती है। और मुंबई में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा भी औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा शेयर, और ये व्यू अच्छा जा रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत ये इससे एनर्जी मिलता है, बहुत सारा लगता है कि और भी सारा काम करना चाहिए, है ना। और 25 तारीख को मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनका एग्ज़ाम है दारोगा का, तो वो लोग भी कभी कभी कहते हैं कि सर आप हम पे थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिए, है ना। सिर्फ टीचर पे और बीपीएससी वालों पे ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए अब तो पूरा लगे हुए हैं जी जान से, बहुत सारा वर्क वो लोग कर रहे हैं, बहुत सारा किया भी गया, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुग़ल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत खां मनेर स्थित मकबरा है ना। यहाँ पे देखिएगा, मुग़ल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण कहाँ पे मिलेगा? तो दौलत खां जो मनेर है उनका मकबरा हो जाता है, जो 1617 में इसका निर्माण किया गया, है ना। जहांगीर के समय में बिहार प्रांतपति जो है इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है ना। पूछा जा सकता है आपसे कि मुग़ल शैली का बिहार में सबसे अच्छा उदाहरण बताइए, सबसे अच्छा उदाहरण जिसका निर्माण 1617 में किया गया, है ना। और ये होते हैं शाह दौलत खां मनेर स्थित मकबरा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बिहार के प्रांतपति थे जिनका नाम था इब्राहिम खां काकर ने इसका निर्माण करवाया था, और इसका निर्माण हुआ था लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ था। अगला देखिए, बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं शताब्दी में शेरशाह और उसके पुत्रों ने बनवाया, है ना। अब ये देखिए, शेरशाह का मकबरा है, बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, तो सासाराम हो जाएगा, है ना। बिहार के सासाराम में, है ना, सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, और ये कहा जा रहा है कि उसके पुत्रों ने क्या किया? बनवाया, और यह जो है अफगान शैली से निर्मित हुआ। महाबोधि मंदिर बिहार में नागर शैली से बने हुए मंदिर का सबसे अच्छा उदाहरण है। पूछा जा सकता है आपसे, बहुत भी आई है, महाबोधि मंदिर जो है बिहार में जो स्थित है, किस शैली में इसका निर्माण किया गया? तो देखिए, मैंने कहा था कि जब उत्तर भारत की अगर बात आ जाए, तो उत्तर भारत में जो मंदिर जो बनाया गया वो नागर शैली में होता है ना। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पे है ना, बिहार, तो क्या हो जाएगा? नागर शैली में बना है। चलिए आगे हम लोग देख लें, इम्पोर्टेंट है हमारा, है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा, है ना। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया, है ना? बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा, बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अकबर का जो किला है किसने बनवाई थी? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया। और इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है यह मेहरुनिसा नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया। इनकी ये बेटी रहती हैं नूरजहाँ, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग देखेंगे, एकदम इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल किसने बनवाई थी? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा
ताजमहल बनवाया गया, है ना। लाल किला का निर्माण किसने किया? और लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है ना। और ताजमहल कहाँ पे है? तो आगरा में हो जाता है, यूपी में, है ना। लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। अटाला मस्जिद कहाँ पे है? तो अटाला मस्जिद देखिए, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, है ना। अटाला मस्जिद जो है इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और अलाई दरवाज़ा पूछा जाता है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है, बहुत BBI है, BPSC ने इसको पूछा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। खिलजी वंश के सबसे मतलब समझिए कि प्रतापी सम्राट थे जिसने इसे बनवाया। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा होता है ना। कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा होता है। और आराम बाग का जो निर्माण करवाया गया वो बाबर के द्वारा करवाया जाता है। आराम बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बाबर के द्वारा हो जाता है ना। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर हो जाएगा गंगदेव के द्वारा। जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा? गंगदेव के द्वारा। ये बहुत BBI है आपके लिए, एकदम रटनतम होना चाहिए, एकदम दिमाग में रहना चाहिए, सेट कर लीजिए इसको। आगरा फोर्ट जो है, आगरा का किला किसने निर्माण करवाया? तो ये अकबर के द्वारा हो जाता है ना। अकबर के द्वारा हो जाता है। एक बार रिपीट कर सकते हैं, ताजमहल शाहजहां के द्वारा, लाल किला शाहजहां के द्वारा, अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा, बुलंद दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, आराम बाग जो है बाबर के द्वारा, जगन्नाथ मंदिर गंगदेव के द्वारा, और आगरा जो फोर्ट है इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया, है ना। उसके बाद भी बहुत सारा चीज़ें हैं। अभी सोचिए 7th क्लास में इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग यहीं पे इसको रहने देते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे ना ज़्यादा। आपका हम ख्याल रख रहे हैं, बहुत लंबा हो गया होगा, है ना। तो इसके बाद अगर जैसा डिमांड आएगा उसके हिसाब से हम फिर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।